टोनी हमेशा से अपनी बॉस से नफरत करता था, लेकिन उस हादसे के बाद सब कुछ बदल गया। बारिश वाली रात एक एक्सीडेंट हुआ और उसी समय एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। टोनी सोच रहा था कि क्या उसे अपनी बॉस की जान बचानी चाहिए, जबकि सच तो यह था कि वह इस झंझट में फंसना ही नहीं चाहता था। उसे बचाते समय उसे याद आने लगा कि ऑफिस में बॉस ने उसके साथ कितना बुरा किया है, कैसे उसे हमेशा काम के बोझ तले दबा दिया। फिर भी उसने सोचा कि दया के चलते उसकी मदद कर दे, शायद इससे उसे कुछ पुण्य मिल जाए। टोनी ने बॉस को जमीन पर लिटाया और मुंह से सांस देकर उसकी जान बचाने की कोशिश की। तभी आसमान से एक तेज रोशनी आकर उसकी बॉस पर गिरी। टोनी घबराया हुआ बस एक ही बात सोच रहा था, अब उसके खर्चों के बिलों पर साइन कौन करेगा। लेकिन तभी उसे यह भी महसूस हुआ कि उसकी बॉस के होंठ कितने मुलायम और मीठे हैं। अचानक बॉस उठी और बोली, क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? उसी वक्त एक सिस्टम मैसेज प्रकट हुआ, तुमने करियर शॉक सिस्टम अनलॉक कर लिया है क्योंकि तुमने एम्प्रेस को चौंका दिया है। फिर बॉस ने टोनी के चेहरे पर एक जोरदार लात मारी। टोनी हैरान होकर सोचने लगा कि यह आवाज कौन थी और यह एम्प्रेस आखिर है कौन। तभी बॉस ने अपने पैरों से उसे कसकर पकड़ लिया और पलटकर जमीन पर गिरा दिया। उसने कहा, जो मेरा अनादर करेंगे उन्हें दैवी दंड मिलेगा। क्या माल है यार? टोनी डर के मारे बोला, मैडम, अगर सिर पर चोट लगी है तो हमें अस्पताल जाना चाहिए। लेकिन तभी बॉस ने महसूस किया कि अब वह अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रही। टोनी बोला, आप ठीक लग रही हैं, बेहतर होगा खुद ही अस्पताल चली जाए। वैसे भी कुछ देर में एम्बुलेंस आ जाएगी। मुझे तो ओवर टाइम भी करना है, इसलिए निकलना होगा। वैसे मैडम, रीइंबर्समेंट साइन करना मत भूलना। बॉस हैरान थी कि उसके साथ हुआ क्या है और उसकी ऊर्जा क्यों गायब हो गई। बाद में टोनी घर लौट आया। दिन भर का काम खत्म करके वह राहत महसूस कर रहा था क्योंकि अगले दिन उसे छुट्टी मिली थी। घर पहुंचते ही उसने अपने छोटे भाई से पूछा कि खाने को कुछ है या नहीं। भाई ने कहा, कुछ भी नहीं बचा, मैंने सोचा था तू आज ऑफिस में ही रुकेगा। टोनी हंसते हुए बोला, क्या बॉस ने फिर से तुझे निचोड़ दिया? तभी भाई चौंक गया और उसके हाथ से सोडा का कैन गिर गया। टोनी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? और तभी अचानक बॉस वहां आ पहुंची। उसने घर को देखकर कहा, क्या इसे भी तुम घर कहते हो? टोनी घबरा गया और पूछा, मैडम, आप यहां क्या कर रही हैं? उसका भाई मजाक में बोला, वाह भैया, बिना बताए लड़की घर ले आए। बॉस ने टोनी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सब कुछ समझाओ वरना पहले की गलती की सजा मिलेगी। फिर उसने टोनी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गई। कुछ दूर जाकर टोनी ने कहा, देखिए, मैं आपका कर्मचारी हूं, लेकिन छुट्टी के दिन मुझे काम करने के लिए मजबूर मत कीजिए। बॉस ने जवाब दिया, क्या तुम मेरे शिष्य हो? मैं अंडरवर्ल्ड संप्रदाय की एम्प्रेस हूं। 3000 साल की साधना के बाद मैं मानव और दिव्य लोक तक पहुंची थी, लेकिन अब मेरी शक्ति यहां क्यों काम नहीं कर रही? टोनी ने सोचा कि शायद बॉस ने बहुत ज्यादा उपन्यास पढ़ लिए हैं और पागल हो गई हैं। उसने कहा, दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट्स और कल्टीवेटर्स के बारे में सुना है, लेकिन उनसे मिलना लगभग नामुमकिन है। हम दोनों ही साधारण इंसान हैं। तभी बॉस ने उसका गला पकड़कर नजदीक खींच लिया। टोनी गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैडम, शांति से बात करते हैं, हाथापाई की जरूरत नहीं। लेकिन बॉस ने कहा, तुम्हारे अंदर धर्म संघ की कोई आभा नहीं दिख रही, यानी तुम मुझे पकड़ने नहीं आए हो। इसी बीच कुछ लोग छिपकर उन दोनों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। बॉस ने चिल्लाकर कहा, कायरों, बाहर आओ, तुम्हें दंड मिलेगा। वे लोग बाहर आ गए और एक बोला, उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी पकड़े जाएंगे। उसके हाथ से ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। टोनी दंग रह गया। यह तो सच में कोई साधक लग रहा था। उसने पूछा, मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? दुश्मन ने कहा, तुमने बहुत कुछ देख लिया है, अब तुम्हें मिटाना पड़ेगा। वह टोनी पर झपट्टा, लेकिन अचानक उसके चारों ओर एक शील्ड बन गई। सिस्टम ने चेतावनी दी, होस्ट की जान खतरे में है, शील्ड एक्टिवेट हो गई। दुश्मन दूर जा गिरे। टोनी अपने हाथों को देखकर हैरान था कि यह शक्ति आई कहां से। उधर बॉस बोली, ध्यान रखना, दुश्मन को छोड़ना अपनी कब्र खोदने जैसा है। इन्हें कुचलने के लिए बस शक्ति ही काफी है। उसने जमीन पर पांव पटका
और दुश्मनों को धराशायी कर दिया। टोनी को अब यकीन हो गया कि यह सब हकीकत है। उसने सच में शॉक सिस्टम जागृत कर लिया है और उसके सामने खड़ी ये औरत अब उसकी बॉस नहीं बल्कि असली एम्प्रेस है। कुछ समय बाद जब वे घर लौट रहे थे, टोनी ने अपने छोटे भाई के संदेश पढ़े। उसमें लिखा था कि वह रात साइबर कैफे में बिताएगा और घर खाली छोड़ देगा। उसने यह भी पूछा कि टोनी जैसे साधारण व्यक्ति में आखिरकार एक साधारण सी दिखने वाली लड़की की रुचि कैसे हो सकती है। यह पढ़कर टोनी स्वयं भी चिंतित हो उठा। घर का दरवाजा खोलकर उसने महारानी को अंदर आने का निमंत्रण दिया और कहा कि वे जहां चाहें बैठ सकती हैं, बस कमरे की अव्यवस्था पर ध्यान न दें, क्योंकि उसे साफ करने का समय नहीं मिला। वह सोफे पर बैठ गई और बोली कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए टोनी ने पूछा कि क्या सचमुच उन्होंने दूसरी दुनिया पार करके उसकी बॉस लिन मियाकी के शरीर पर अधिकार कर लिया है। महारानी ने कहा कि कुछ हद तक ऐसा ही है। उन्होंने समझाया कि साधना की सफलता और स्वर्गारोहण के बाद जब वे राइटियस अलायंस से युद्ध करने जा रही थीं, तभी वह इस शरीर में आ गिरी और अपनी शक्तियां खो बैठी। टोनी ने पूछा कि क्या राइटियस अलायंस उनके शत्रु हैं। महारानी ने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया कि वे सब ढोंगी हैं, खुद को धर्मात्मा समझते हैं, लेकिन यदि वे लड़ना चाहें तो वह उन्हें असली नरसंहार दिखा देंगी। यह सुनकर टोनी को लगा कि इस संसार में तो वह एक अत्याचारी शासक कहलाएंगी। उसने उन्हें समझाया कि इस दुनिया के नियम और कानून अलग हैं। टीवी का रिमोट उठाकर उसने दिखाया कि यहाँ जादू, टोना, आधुनिक हथियार और ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिनसे आसमान को छूना या उल्का नष्ट करना पल भर का काम है। महारानी चकित होकर बोली कि क्या सचमुच ऐसा अजीब रास्ता भी है। टोनी ने पुष्टि की और कहा कि यहाँ चाहे किसी की साधना कितनी भी ऊंची क्यों न हो, ऐसी शक्तियों का सामना नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्हें लोगों को हानि पहुंचाने से बचना होगा। महारानी ने कहा कि इस दुनिया की ऊर्जा बहुत कमजोर है और उसे कोई महान आचार्य नहीं दिखता। फिर उन्होंने 2 उंगलियां टोनी के मस्तक पर रखीं और कहा कि उसका प्रतिभा स्तर अब तक देखे गए श्रेष्ठतम में से है। टोनी मन ही मन सोचने लगा कि शायद यह उसकी प्रणाली के कारण बढ़ गया है। महारानी ने कहा कि यदि वह उनकी दुनिया में होता तो 300 वर्षों के भीतर आत्मा शोधन के स्तर तक पहुंच जाता। दुर्भाग्य कि अब यह संभव नहीं। उसी समय टोनी का फोन बजने लगा। उसने थक कर कहा कि यह शायद कोई मजदूर होगा जो पैसे मांग रहा है, लेकिन देखा तो उसका पर्यवेक्षक था जिसने कई संदेश भेजकर धमकी दी थी कि यदि बग आज रात ठीक नहीं किया गया तो कल से दफ्तर आने की जरूरत नहीं। दबाव देखकर टोनी झुंझला गया और बड़बड़ाया कि इस पर्यवेक्षक को तो एक एआई बना देना चाहिए जिसे नींद की जरूरत ही ना हो। महारानी खिड़की की ओर बढ़ी और बोली कि रात भर काम करना तो जबरन मजदूरी जैसा है। आकाश को देखकर उन्हें अपने समय की याद आई जब उन्होंने देखा था कि पुल बनाने वाला एक अधिकारी मजदूरों की स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार कर रहा था। उसी समय उन्होंने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया था। टोनी स्तब्ध रह गया कि वह कितनी सहजता से किसी का जीवन समाप्त करने की बात कर रही थी। महारानी ने आगे कहा कि इसी घटना को बहाना बनाकर राइटियस अलायंस ने उन पर आक्रमण किया था, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं थी क्योंकि वे लोग कभी उन्हें हरा नहीं सकते थे। टोनी ने सोचा कि शायद वह उतनी बुरी नहीं है जितना उसने माना था। उसने पूछा कि क्या उनका फोन अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि यहां यह वस्तु बहुत आवश्यक है। उत्सुकतावश महारानी ने फोन निकालकर पूछा कि क्या यही है। टोनी ने सोचा कि दुर्घटना में यह नष्ट हो गया होगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कार पूरी तरह टूटने के बावजूद फोन को कुछ नहीं हुआ। उसने उनका हाथ पकड़कर सिखाया कि स्क्रीन छूकर इसे खोला जा सकता है। इस पर महारानी लज्जित हो गईं और बोली कि वह एक उद्दंड शिष्य है और इसके लिए उसे दिव्य दंड मिलना चाहिए। कुछ देर बाद टोनी ने खाने का आदेश दिया। महारानी ने पूछा कि यह कैसी वस्तु है जिसकी गंध इतनी तीखी है। टोनी ने बताया कि यह बारबेक्यू है और शाम के लिए सबसे उत्तम। उसने उन्हें सींग पकड़ा दी। जैसे ही उन्होंने छका, उनके मुंह में आग सा लगा। उन्होंने कहा कि यह बुरा नहीं है, पर ऐसा लग रहा है मानो कोई अजगर आग उगल रहा हो।
टोनी ने हंसकर कहा कि इस दुनिया में लोग अक्सर ऐसा ही खाते हैं। फिर उसने उन्हें कोका कोला दी और कहा कि यह खाने के साथ सबसे अच्छा है। महारानी ने एक घूंट लिया। टोनी ने देखा कि बॉस ने पेय पीने के बाद अचानक डकार ली। लू ने हंसते हुए समझाया कि यह पेय यहाँ बहुत लोकप्रिय है, प्यास बुझाता है, लेकिन अगर ज्यादा पी लिया जाए तो ऐसा ही होता है। बॉस ने कैन को देखते हुए कहा कि इसका स्वाद अच्छा है, लेकिन सच में जहर जैसा लगता है। उसने सोचा कि अगर वह अपने महल में यह पी रही होती कि वह इस जहर से अपने शरीर को मजबूत कर रही है, सब उसका जश्न मनाते। इन्हीं ख्यालों में खोई हुई वह मुस्कुराई। टोनी ने पूछा कि क्या यह सचमुच उसके लिए अच्छा है। वह होश में आकर बोली कि वह बस कुछ सोच रही थी। लू ने ऑफर किया कि अगर मिर्ची बहुत तेज लगे तो वह कुछ और ले आए। बॉस ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वह बस इसकी आदी नहीं है। लू ने फिर पूछा कि क्या वह पक्का है, क्योंकि यह सचमुच बहुत तीखा हो सकता है। बॉस ने हाथ में एक सुपर स्पाइसी सीख पकड़ी और कहा कि वह बॉस है और एक साधारण मिर्च से डरना उसके लिए शर्म की बात होगी। लेकिन जैसे ही उसने इसे खाने की कोशिश की, वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। तब टोनी ने उसे नूडल्स का एक कटोरा दिया और बॉस ने टिप्पणी की कि यह इतना तीखा नहीं है। कुछ समय बाद बॉस हाथ में कोका कोला की कैन पकड़े दिखी और कह रही थी कि अब यह उसकी पसंदीदा चीज बन गई है। दूर से देखते हुए टोनी ने कहा कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि जिद नहीं करनी चाहिए। तभी उसका फोन बजा। मैसेज उसकी सुपरवाइजर का था, जिसने फिर पूछा था कि क्या बग ठीक हुआ और धमकी दी थी कि अगर टोनी ने इसे उसी रात हल नहीं किया तो सुबह बड़े बॉस को बता देगा। मैसेज देखकर टोनी ने सोचा कि वह आदमी अब भी बॉस की चापलूसी करना चाहता है, बिना ये जाने कि असल में हुआ क्या है। लेकिन बॉस के शरीर को देखते हुए उसने सोचा कि जब तक वह मौजूद है और कुछ मायने नहीं रखता। अगले दिन कंपनी की बिल्डिंग में बॉस लिफ्ट देखकर मोहित हो गई। लू ने पूछा कि क्या उसे याद है कि सब लोग उसे चीफ लिन कहते हैं। उसने कहा हाँ। जब वे 18वीं मंजिल पर पहुंचे तो लिफ्ट का दरवाजा खुला और एक आदमी बॉस के पास आकर बोला कि वह बहुत निर्दयी है, क्योंकि सब उसके लिए चिंतित थे और उसने पूरी रात कुछ नहीं कहा। वह झुककर बोला कि कम से कम वह सुरक्षित है और जल्दी करे ताकि वह उसके लिए बनाया नाश्ता खा सके। बॉस ने टोनी से पूछा कि यह आदमी कौन है। उसने बताया कि यह गुआन है, उसका एक प्रपोज करने वाला और बिल्डिंग के मालिक का बेटा भी है। गुआन ने टोनी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसे बॉस के साथ लिफ्ट शेयर नहीं करनी चाहिए। हाथ लहराकर उसने कहा कि वह अब गरीबी की बदबू और नहीं सह सकता। बॉस ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और टोनी के साथ अपने ऑफिस में डॉक्यूमेंट देखने चली गई। तभी एक और आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने बॉस से कहा कि टोनी को नौकरी से निकाल दे, क्योंकि उसने पिछली रात का काम पूरा नहीं किया था। लू ने बॉस के कान में फुसफुसाकर बताया कि यही आदमी रात को फोन कर रहा था। चिढ़कर बॉस बोली, तो यही है जो मेरी बुराई करता है। घबराकर उस आदमी ने कहा कि वह कभी ऐसा नहीं करेगा, शायद टोनी झूठ बोल रहा है। बॉस गुस्से में चिल्लाई कि वह और टोनी सारी रात साथ थे। क्या अब भी उसमें झूठ बोलने की हिम्मत है? सब लोग यह सुनकर दंग रह गए और कमरे में तनाव भर गया। तभी सिस्टम संदेश आया कि टोनी ने शॉक सिस्टम जागृत कर लिया है और इनाम में प्राचीन मार्शल आर्ट्स तकनीकों का सेट मिला है। प्रेसिडेंशियल ऑफिस में टोनी कंप्यूटर पर बैठा और बोला कि पासवर्ड कोई समस्या नहीं है। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स एक्सेस होंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि बॉस कहां रहता है। बॉस ने कहा कि उसने सुना है कि यह बड़ा बॉस उसके साथ अच्छा नहीं था, फिर भी टोनी उसकी मदद कर रहा है। टोनी बोला कि वह बस बॉस की मदद करना चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बॉस की ताकत को इस्तेमाल करना चाहता था। उसने बॉस से कहा कि जल्दी से उसका रीइंबर्समेंट साइन कर दे, क्योंकि वह चाहता है कि उस आदमी को उसकी सजा मिले। उसने यह भी कहा कि वह बॉस को अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कोई रिपोर्टर उसे ढूंढ सकता है और यह उसकी मौत जैसा होगा। बॉस डर गई और सोची कि रिपोर्टर उसे पकड़ लेंगे। टोनी ने बॉस की टेबल पर रखा खाना चखा और बोला कि यह स्वादिष्ट है, क्या वह भी चखना चाहेगी? पिछले दिन की मिर्च याद कर बॉस ने मना कर दिया। टोनी ने कहा कि यह खाना तीखा नहीं है। कुछ देर बाद जैसे ही वे ऑफिस से बाहर आए तो देखा कि झूठ बोलने वाला आदमी बाल्टियां उठाए रो रहा था। उसने कहा कि क्या इतना काफी नहीं है, क्योंकि उसकी पीठ बहुत दर्द कर रही है। बॉस ने उसे घूरकर कहा कि वह पहले ही दयालु है, जो दिव्य दंड नहीं दे रही।
और अगर उसने फिर शिकायत की तो 10 घंटे और बढ़ा देगी। गुआन ने बॉस से पूछा कि टोनी को ऐसा गड़बड़ काम क्यों दिया जा रहा है। धीरे से उसने कहा कि टोनी गरीब और अनाड़ी है और उसकी आदतें बॉस को प्रभावित न करें। यह सुनकर बॉस चिढ़ गई। गुआन बोला कि उसने पहले भी उसे ऐसे देखा है, लेकिन अब वह अलग लग रही है। टोनी ने गुआन को धन्यवाद दिया कि उसने स्वादिष्ट हैम बनाया। हैरान होकर गुआन ने पूछा कि क्या बॉस ने सचमुच वह नाश्ता खाया जो उसने बनाया था। टोनी बॉस को लेकर वहां से चला गया और बोला कि उन्हें जरूरी काम है। गुआन गुस्से में चिल्लाया कि आखिर ये प्राइवेट काम क्या है। टोनी ने सोचा कि इस स्तर के झटके से सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, उसे और कोशिश करनी होगी। गुआन ने धमकी दी कि टोनी को नतीजे भुगतने पड़ेंगे। एक शानदार मेंशन के सामने पहुंचकर टोनी चौंक गया कि बॉस बिना समझाए ही डिजिटल लॉक खोल लेती है। बॉस ने कहा कि यह तो स्वाभाविक है। घर के अंदर जाते ही टोनी बोला कि अब वह उसे बताएगा कि अंदर की चीजें कैसे इस्तेमाल करनी है। टोनी उसे किचन में ले जाता है और कहता है कि बाद में कुछ समझाएगा। वह जवाब देती है कि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसने कभी खाना नहीं बनाया। इसके बाद वह उसे बाथरूम दिखाता है और बताता है कि यहां वह नहा सकती है और अपनी जरूरत भी पूरी कर सकती है। ये सुनकर वह चौंक जाती है और पूछती है कि क्या दोनों काम एक ही जगह करना गलत नहीं है। टोनी कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये टॉयलेट है और बस एक बटन दबाने से सब साफ हो जाएगा। फिर वह उसे शॉवर दिखाता है और कहता है कि इसमें गर्म पानी भी सेट किया जा सकता है। यह सुनकर वह उत्साहित हो जाती है और तुरंत नहाने की इच्छा जताती है। वह उससे कपड़े लाने के लिए कहती है। टोनी अलमारी में जाता है और जो देखता है उससे हैरान रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बॉस के कपड़े ऐसे होंगे, लेकिन सौभाग्य से कपड़े काफी थे, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं थी। सम्राज्ञी पूछती है कि क्या सब तैयार है। वह शिकायत करती है कि टोनी बहुत धीमा है और कहती है कि उसे ठंड लगने वाली है। उस पल टोनी घबरा जाता है, क्योंकि उसे यह नहीं पता कि उसे कपड़े पहनना कैसे सिखाए। बाहर खड़ा होकर वह कहता है कि बस तस्वीर देखकर पहन लेना और पहले जैसे कपड़े मत पहनना। वह जवाब देती है कि उसे समझ आ गया है और उसे परेशान करना बंद करे। आखिरकार यह तो बस अंडरवियर ही है, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर उसे लगता है कि इसका डिजाइन बहुत उलझा हुआ है और सोचती है कि क्या सिर्फ एक डोरी को कपड़ा कहा जा सकता है। इसी बीच टोनी हॉल में टीवी देख रहा होता है। वह आती है और वह उसे विश्व इतिहास पर एक डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए आमंत्रित करता है। वह रुचि लेती है और वह समझाता है कि डॉक्यूमेंट्री जीवन, उद्योग और ऊर्जा के विकास पर आधारित है। वह उसके पास बैठ जाती है और उत्साहित होकर कहती है कि उसे यह जरूर देखना है, लेकिन 5 मिनट बाद ही वह सो जाती है। टोनी उसे देखकर टिप्पणी करता है कि उसने कहा था कि वह रुचि रखती है, लेकिन तुरंत सो गई। वह उसे कंबल से ढकने की कोशिश करता है, लेकिन वह कंबल को फाड़ देती है। वह चौंक जाता है और कहता है कि वह बस उसे ढकना चाहता था। वह सोचता है कि क्या वह सच में सो रही है और एक बार फिर कपड़े से ढकने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर से कपड़ा फाड़ देती है। यह देखकर टोनी सोचता है कि क्या वह नींद में भी हमेशा चौकस रहती है। वह हार मान लेता है और दूरी बनाने का फैसला करता है। वह सिस्टम खोलता है और कहता है कि वह नई सीखी हुई प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास करेगा। फर्श पर बैठकर वह अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर स्वर्गीय दांव मुट्ठी तकनीक का अभ्यास करने लगता है। कुछ देर बाद उसे लगता है कि नाम ज्यादा दिखावटी है, लेकिन जैसे ही वह कुछ मूव्स करता है, उसके पूरे शरीर में दर्द फैल जाता है। उसका सीना इतना कस जाता है कि लगता है जैसे दिल फट जाएगा। तभी सम्राज्ञी पास आकर कहती है कि अगर वह ऐसे ही करता रहा तो मर जाएगा। वह समझाती है कि जितनी उच्च तकनीक होगी उतना ही खतरा भी होगा। टोनी में प्रतिभा है, लेकिन उसकी बुनियाद कमजोर है, इसलिए उसका शरीर इस दबाव को सहन नहीं कर पाएगा। यानी वह अब भी बहुत कमजोर है। शर्मिंदा होकर टोनी उसका धन्यवाद करता है। वह पूछता है कि क्या वह सचमुच सोई थी। सम्राज्ञी जवाब देती है कि हां, और अब वह पूरी तरह ताजा है। तभी उसका फोन बजता है। टोनी उठाता है और मैनेजर जंग से पूछता है कि क्या समस्या है। सम्राज्ञी देखती रहती है और टोनी मुड़कर कहता है कि वह काम पर जा रहा है और देर से लौटेगा। वह पूछती है कि अगर वह उसके साथ है तो क्या उसे ऐसे उबाऊ कामों से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। टोनी जवाब देता है कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है और यह सबको सिखाना जरूरी है।
नहीं तो आगे सब गड़बड़ हो जाएगा। वह घर से निकलने लगता है और कहता है कि वह दूसरों की जिंदगी और मुश्किल नहीं बनाना चाहता। तभी महारानी उसे पुकारती है। वह पलटकर पूछता है कि अब क्या चाहिए, तो वह कहती है कि पास आओ। शर्मिंदा होकर टोनी हकलाते हुए कहता है कि शायद यह ठीक नहीं होगा। अचानक वह उसके सिर पर हल्की चोट करती है। टोनी घबराकर पूछता है कि क्या उसने उसे किसी तरह नाराज कर दिया है, तो महारानी कहती है कि छोड़ो, बस जाओ। हैरान होकर वह पूछता है कि क्या वह उसे भगा रही है। तब महारानी कहती है कि बेवकूफी मत करो और यहीं रुको। घर से बाहर जाते समय टोनी कहता है कि वह उसके लिए खाना ऑर्डर कर देगा और वह बस यहीं रुके और लोगों को डराए नहीं। उसी पल महारानी को याद आता है कि अब उसके पास ऊर्जा नहीं है और वह अपनी चेतना दूर तक नहीं भेज सकती। जैसे जैसे रात ढलती है, नायक खिंचाव करता है और अपने काम पूरा होने पर राहत महसूस करता है। उसका सहकर्मी उसे प्रेसिडेंट टोनी कहकर बुलाता है और कहता है कि अब देर रात का नाश्ता खिलाओ। नायक कारण पूछता है तो सहकर्मी कहता है कि दिखावा मत करो, आखिर तुम प्रेसिडेंट के साथ थे। टोनी जवाब देता है कि वह ज्यादा सोच रहा है। वह समझाता है कि कल उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन चोट गंभीर नहीं थी और चूंकि वह पास ही था, उसने बस मदद कर दी। सहकर्मी हैरान होकर पूछते हैं कि क्या यह सच है। टोनी पुष्टि करता है और कहता है कि अगर यह सच नहीं होता तो वह इतनी रात तक ओवरटाइम क्यों कर रहा होता। बात करते करते युवागू सब देखता है और कुछ आत्मविश्वास महसूस करता है। अब उसे लगता है कि यह बस संयोग था, लेकिन नायक को उस लड़की के सामने दिखावा करते देख वह जलने लगता है और तय करता है कि इसे सजा देगा। उधर प्रेसिडेंट की आलीशान कोठी में महारानी अंधेरे में मेज पर बैठी होती है। नायक पहुंचकर पूछता है कि बत्तियां बंद क्यों हैं। वह पलटकर कहती है कि वह बहुत नाराज है और नतीजे गंभीर होंगे। नायक खाना मेज पर रखता है और कहता है कि पहले कुछ खा लो। वह थोड़ी देर रुकती है और फिर खाना चाव से खाने लगती है। साथ ही शिकायत करती है कि उसे यह पहले लाना चाहिए था। कुछ देर बाद संतुष्ट होकर वह पूछती है कि इस बार खाना मसालेदार क्यों नहीं है। मुस्कुराते हुए टोनी कहता है कि इस बार वॉन्टॉन हल्के ही अच्छे लगते हैं। वह फोन उठाती है और पूछती है कि क्या उसका उससे कोई बैर है। वह शिकायत करती है कि 2 टैप में खाना ऑर्डर क्यों नहीं हो सकता और क्यों वह खुद ऐसा नहीं कर सकती। नायक समझ जाता है कि यही असली कारण था उसकी नाराजगी का। वह पास बैठकर कहता है कि देखता हूं, फिर समझाता है कि भुगतान पूरा करने के लिए उसे फेस स्कैन करना होगा और कैमरे को अपने चेहरे की तरफ करना होगा। टेबल साफ करते समय टोनी सोचता है कि ये मेडिटेशन तकनीक वाले कागज क्या हैं और उसकी बॉस लिन ऐसे लिख भी कैसे सकती है। तभी महारानी कहती है कि असल में इन्हें उसने खुद लिखा है। टोनी और चौंक जाता है, लेकिन वह कहती है कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, उसे अभी भी पेन और पेपर इस्तेमाल करना आता है। वह उठकर समझाती है कि यह एक श्वसन ध्यान तकनीक है जो उसके शरीर को मजबूत बनाएगी और मन को केंद्रित करेगी। वह आगे कहती है कि जैसे ही उसकी नसें खुल जाएंगी और शरीर सुधर जाएगा, वह उस तकनीक को संभाल पाएगा जिसका अभ्यास वह कर रहा है। टोनी शर्माता है और सोचता है कि पहली बार किसी लड़की ने उसके लिए ऐसा किया है। महारानी फिर कहती है कि एक शर्त है। नायक मजाक में कहता है कि वह इसके लिए अपना शरीर बेचने वाला नहीं है। वह गंभीर होकर बताती है कि अगर उसने उसकी विधियां अपनाई तो अभ्यास भी उसी तरह करना होगा। उसे उसकी प्राकृतिक प्रतिभा से कोई मतलब नहीं। वह चाहती है कि 3 हफ्तों में पहला अध्याय पूरा करे, क्योंकि वह कभी आलसी लोगों को अपने पास नहीं रखती। उसी समय टोनी को लगता है मानो उसने किसी दानव को देख लिया हो। वह पूछता है कि आमतौर पर शिष्यों को कितना समय लगता है। महारानी कहती है कि लगभग 4 हफ्ते, लेकिन टोनी अधिक प्रतिभाशाली है तो 3 हफ्ते उसके लिए काफी हैं। टोनी कागज उठाकर पढ़ने लगता है कि उसे ऊर्जा प्रवाह को हल्का और पूरे शरीर में घुमाना है। इस बीच महारानी मेज पर बैठकर कुकी खाती है और कहती है कि पहले खाना खा लो, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन टोनी कहता है कि उसे लगता है उसका शरीर हल्का हो गया है। यह सुनकर वह चौंक जाती है कि शायद उसने कुछ सांसों में ही पूरा अध्याय सीख लिया। टोनी अपने हाथ को देखकर पूछता है कि उसने अभी क्या सीखा। महारानी बताती है कि उसने शरीर शोधन की बुनियाद सीख ली है। वह कहती है कि गहरी सांस लो और फिर से प्रयास करो। टोनी सांस लेता है और महारानी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है
कि दर्जनों किलोमीटर दूर तक की आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर खींच रही है। वह सोचती है कि यह कैसी अद्भुत प्रतिभा है। तभी सिस्टम संदेश आता है कि उसने फिर से महारानी को चौंकाया है और इनाम मिला है, इंस्टेंट स्टेप्स। टोनी सोचता है कि एक बार फिर सिस्टम ने उसे इनाम दिया और आगे भी ऐसा तभी होगा जब वह किसी को और चौंकाएगा। टोनी को मुस्कुराते देख महारानी पूछती है कि वह यूं क्यों हंस रहा है। टोनी कहता है कि कुछ नहीं, बस उस दिन के बारे में सोच रहा है जब वह अद्वितीय गुरु बन जाएगा। फिर वह उसकी ओर मुड़कर पूछता है कि क्या और कोई आदेश है, वरना वह अभ्यास पर लौटे। महारानी कहती है, हाँ, बहुत जरूरी बात है। वह पूछती है कि घर में कोका कोला क्यों नहीं है और हमेशा खाना क्यों नहीं मिलता। यह सुनकर टोनी निरुत्तर रह जाता है। कुछ देर बाद वह उसका फ्रिज टटोलते हुए कहता है कि अगर उसे रात के इस समय बाजार से सामान मंगवाना सिखाना पड़ेगा तो डिलीवरी वाले की हालत खराब हो जाएगी। टोनी ने उसे एक सोडा का कैन दिया जिसे उसने तुरंत पी लिया। फिर वह सोफे पर लेट गई और बोली कि अब वह पहले से बेहतर महसूस कर रही है। इसके बाद उसने टोनी को याद दिलाया कि उसे एक जरूरी बात समझनी चाहिए, कभी भी ताकत को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। उसने चेतावनी दी कि उसने कई प्रतिभाशाली लोगों को गिरते देखा है क्योंकि वे घमंड में डूब गए थे। उसने कहा कि हमेशा याद रखो कि पहाड़ के ऊपर भी पहाड़ होते हैं। नायक ने बस सहमति जताई और कहा कि वह समझ गया। इसी बीच महारानी थोड़ी उठी और अचानक डकार मार दी। शर्मिंदगी में बोली कि यह शरीर अभी भी बहुत नाजुक है और लगातार हिचकियां लेने लगी। नायक ने कहा कि उसने उसे चेतावनी दी थी कि इतना तेज मत पियो। फिर उसने नियम बना दिया कि अब से वह रोज केवल 2 कैन ही पी सकती है और वह खुद ध्यान रखेगा। उसने यह भी कहा कि सोने से पहले उसे ब्रश करना चाहिए। महारानी ने शिकायत की कि वह बहुत परेशान करता है और पूछा कि क्या वह अब तक गया नहीं। नायक ने कहा कि वह जा ही रहा है, चाहे वह नाराज ही क्यों ना हो, वरना उसे डायबिटीज और दांतों की इतनी सड़न हो जाएगी कि दोबारा कभी सोडा नहीं पी पाएगी। यह सुनकर महारानी घबरा गई और पूछा कि क्या सच में वह सोडा नहीं पी सकेगी। नायक ने मजाक में कहा कि वह तो बस चिढ़ा रहा था और फिर विदा ले लिया। जब वह चला गया तो महारानी ने महसूस किया कि अब उसे थोड़ी शांति मिली है, लेकिन तभी दरवाजे से नायक की आवाज आई। उसने उसका नंबर फोन में सेव कर दिया है और अगर जरूरत हो तो बस स्क्रीन पर टैप कर लेना। उस पल महारानी सोच में पड़ गई कि कभी लोग उसके क्रोध से डरते थे और उसकी हर बात मानते थे, लेकिन बहुत समय बाद कोई उसकी इतनी परवाह कर रहा था। घर पहुंचकर टोनी ने सोचा कि उसका भाई कहां है, लेकिन फिर परवाह नहीं की और थकान के कारण सोफे पर गिर पड़ा। उसने फोन उठाया और गेम खोला। दोस्तों को चैट में मैसेज किया कि वे खेल रहे हैं या नहीं, लेकिन दोस्तों ने बहाने बनाने शुरू कर दिए और बात टाल दी। इससे टोनी परेशान हो गया। तभी एक दोस्त ने पूछा कि क्या वह अब भी शियांग शहर में है। टोनी खुश हो गया और बोला कि बहुत समय बाद उसने इस दोस्त को ऑनलाइन देखा है। दोनों ने तय किया कि अगले दिन साथ में खाना खाएंगे। टोनी ने सोचा कि 4 साल हो गए और उसने उसे कभी असल में नहीं देखा। उसके अवतार को देखकर तो लगता था जैसे वह कोई गैंग लीडर हो। उधर एक निगरानी कक्ष में कुछ लोग खोजबीन कर रहे थे। एक ने कहा कि उसका भाई वहीं गायब हो गया है और उसका कोई पता नहीं चला। दूसरा बोला कि चिंता मत करो, मैंने इस काम के लिए किसी को लगा दिया है। और उसने नायक की तस्वीर देखी। अगली सुबह टोनी अपने दोस्त का इंतजार करते हुए डाइनर के सामने बैठा था। उसने मैसेज भेजा कि वह पहुंच चुका है। उसे लगा कि दोस्त कमजोर है और खाना उसे ताकत देगा। तभी एक युवती आई और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। टोनी ने कहा कि यह सीट रिजर्व है। लड़की को देखकर उसने मजाक में कहा कि नौकरानियां पेय बेचते दिखी थीं, लेकिन यहां ऐसी उम्मीद नहीं थी। लड़की मुस्कुराई और बोली कि वही उसका दोस्त ओल्ड मैनियक है। उसने फोन दिखाकर कहा कि उसने गलती नहीं की। टोनी हैरान रह गया। गेम चैट में उसकी आवाज अलग लगती थी। लड़की ने बताया कि उसकी बहन ने सुरक्षा के लिए सलाह दी थी कि वह पुरुष की आवाज का इस्तेमाल करे, क्योंकि अकेली होने पर उसे आसानी से धोखा दिया जा सकता था। उसने आवाज बदलने वाला यंत्र इस्तेमाल किया। कभी गलती से उसने इसे बंद भी किया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। टोनी ने मजाक किया कि सबको लगा था कि ओल्ड मैनियक किसी औरत को घर लाया है। लड़की ने मुंह फुलाते हुए कहा कि यह नाम उसे पसंद नहीं है, उसकी बहन ने दिया था। उसने कहा कि उसे शियाओ बुलाओ और बताया कि वह शी जियांग शहर में रहने आ गई है।
दोनों शहर में घूम रहे थे। टोनी ने पूछा कि क्या वह अकेली आई है और क्या उसे डर नहीं लगा कि कहीं वह बुरा इंसान न निकले। शियाओ ने कहा कि वह बचपन से प्रशिक्षण ले रही है और अगर 3-5 लोग भी आए तो भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। टोनी ने हंसते हुए कहा कि भाई का बहन में बदल जाना अजीब लगता है। चौंकते हुए शियाओ ने पूछा कि क्या वह उसे क्यूट कह रहा है। फिर शर्माते हुए रेलिंग बजाने लगी और रेलिंग टूट गई। टोनी गिरते गिरते बचा और शियाओ उसे धक्का देकर बचाते हुए खुद उस पर गिर गई, जिससे वह दर्द से कराह उठा। शियाओ ने माफी मांगी और कहा कि उससे अक्सर चीजें टूट जाती हैं। टोनी ने कहा कि कोई बात नहीं, वह संभाल सकता है। भीतर ही भीतर उसने सोचा कि अच्छा हुआ उसने साधना की थी, वरना उसकी हड्डियां सलामत नहीं रहती। तभी शियाओ के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया कि उसे पहला काम मिला है। उत्साहित होकर उसने कहा कि उसकी पहली रिक्वेस्ट आ गई। टोनी ने पूछा कि क्या वह शियांग ऐप नहीं जानता। फिर खुद ही बोला कि यह लोकप्रिय ऐप है जहां लोग योद्धाओं और साधकों के लिए काम डालते हैं। काम पूरा करने पर न सिर्फ इनाम मिलता है बल्कि हीरोइक पॉइंट्स भी। शियाओ बोली कि दुनिया की सबसे बड़ी नायिका बनना उसका सपना है। उसने जो काम स्वीकार किया था उसमें लिखा था कि किसी ने नियोक्ता की पत्नी चुरा ली है और उसे पकड़ना है। टोनी यह देखकर हैरान रह गया कि तस्वीर में अपराधी वही खुद जैसा दिख रहा है। बिना सोचे शियाओ ने हमला कर दिया, लेकिन पेड़ पर वार कर बैठी। टोनी पीछे कूदा और बोला कि शांत रहो, वह ऐसा कैसे कर सकता है? असली नायिका को पहले सबूत देखना चाहिए। लेकिन शियाओ ने कहा कि यह उसका पहला मिशन है और अगर वह सच्चा दोस्त है तो उसे पकड़ने दे। टोनी ने तंज कसते हुए कहा कि लोग दोस्त के लिए जान देते हैं और वह दोस्त को पकड़ने दौड़ रही है। शियाओ ने जवाब दिया कि वह उसके हीरोइक पॉइंट्स बने और चिंता न करे, वह जिम्मेदारी लेगी। फिर उसने निश्चय किया कि अब वह भी पीछे नहीं हटेगा। उसने सेलेस्टियल दांव तकनीक से तेजी से उसके पीछे पहुंचकर हाथ बढ़ाया। शियाओ चौंक गई और सोची कि क्या वह अब तक मूर्ख बना रहा था। उसी समय शॉक सिस्टम का संदेश आया कि उसने प्राइमरी शॉक हासिल कर लिया है और सोल शॉक तकनीक पाई है। शियाओ घबरा गई और बोली कि उसके दादा ने कहा था कि चीन में कुछ गुप्त गुरु छिपे हैं और चाहे वह कितना भी अभ्यास कर ले, वह टोनी से मेल नहीं खा सकती। नायक ने समझाया कि उसने भी बचपन से प्रशिक्षण लिया था, लेकिन असली सफलता अचानक मिले प्रत्याक्रमण से हुई। शियाओ अब भी शक करती रही और बोली कि उसकी चालें किसी बचपन से प्रशिक्षित इंसान जैसी नहीं लगती। फिर उसने कहा कि वह इसकी पुष्टि करेगी क्योंकि बचपन से अभ्यास करने वाले के शरीर पर जरूर निशान होते हैं। उसने टोनी से कहा कि चुपचाप खड़ा रहे ताकि वह सब कुछ देख सके। बेचैन होकर टोनी ने कहा कि वह सच्चाई बता देगा। कुछ देर समझाने के बाद शियाओ यह सुनकर दंग रह गई कि टोनी ने केवल 3 महीने से ही साधना की है। उसने कहा कि यह बहुत असाधारण है और उसकी प्रतिभा अद्भुत है। उसने टिप्पणी की कि उसके अवसर और कौशल कुछ खास हैं। शियाओ ने जवाब दिया कि वह समझती है क्योंकि साधना अक्सर परिवार का गुप्त ज्ञान होता है। टोनी ने फिर उससे पूछा कि क्या वह उसकी मदद करेगी यह पता लगाने में कि उसके सिर पर इनाम किसने रखा है। उसने कसम खाई कि वह कभी बेवफाई नहीं करेगा। शियाओ ने अपने फोन पर नजर डालते हुए कहा कि वह सीधे तौर पर नहीं देख पा रही कि यह किसने किया, लेकिन शायद एक मुलाकात की व्यवस्था कर सकती है। कुछ समय बाद शहर में एक वैन से कुछ लोग उतरे। उनमें से एक आगे बढ़ा और पूछा कि क्या वही काम में मदद करने के लिए राजी हुई थी। शियाओ ने टोनी की ओर इशारा किया और कहा कि वे उसके साथ जो करना चाहें कर सकते हैं। टोनी ने उस आदमी को देखकर कहा कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह आदमी धन्यवाद करते हुए बोला कि वह उसे जरूर 5 सितारा रिव्यू देगा। टोनी ने कहा कि वे तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, ये कोई गलती होनी चाहिए। लेकिन आदमी घूरते हुए बोला कि क्या उसने भूल गया कि उसने उसका आदमी छीन लिया था और राज साझा किया था। धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो गए और उसने घोषणा की कि आज वह टोनी से बदला लेगा। समूह में आई 2 औरतों ने कहा कि वे भी टोनी को चोट पहुंचाना चाहेंगी क्योंकि वह बहुत आकर्षक है। उस समय टोनी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लोग उस पर क्यों हमला कर रहे हैं। क्या यह सिर्फ शरारत है या कोई उन्हें भड़का रहा है। फिर उसने तय किया कि वह अपनी नई तकनीक परख लेगा। उसने आत्मा झटका सोल शॉक तकनीक का प्रयोग किया और उन्हें आदेश दिया कि वे जाकर उसी के साथ वैसा ही करें
जिसने उन्हें भेजा है। शियाओ ने पूछा कि क्या टोनी उन्हें ऐसे ही जाने देगा। टोनी ने सहजता से कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, वह उन्हें थोड़ी देर उड़ने देगा। शहर में थोड़ा और चलने के बाद शियाओ ने आह भरते हुए कहा कि उसने सोचा था वे ज्यादा समय साथ बिताएंगे, लेकिन तभी उसने कहा कि उसे फोन आ रहा है और अगर वह वापस नहीं गई तो उसकी बहन उसे ढूंढने निकल पड़ेगी। टोनी ने कहा कि कोई बात नहीं, चूंकि वह शहर में ही रह रही है, वे अक्सर मिल सकते हैं। शियाओ ने हामी भरी और फोन उठाकर बहन से कहा कि वह रास्ते में है और उसे लेने आने की जरूरत नहीं है। टोनी उसे फोन पर बातें करते देखते हुए सोचने लगा कि अगर उनके अन्य दोस्त जान जाए कि शियाओ वास्तव में एक लड़की है तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। तभी महारानी का फोन आया। टोनी ने पूछा कि क्या सच में वही है। उसने हंसते हुए जवाब दिया कि क्या उसके लिए सचमुच इतना मुश्किल है एक संचार उपकरण चलाना सीखना। टोनी ने कहा नहीं, और महारानी ने उससे कपड़े खरीदने चलने का अनुरोध किया। कुछ समय बाद महारानी तय स्थान पर पहुंची। टोनी ने टैक्सी चालक को परेशानी के लिए कुछ रुपए और सिगरेट का पैकेट दिया, समझाते हुए कि उसकी मालकिन ने जानबूझकर उसे लूटने की कोशिश नहीं की थी। फिर उसने महारानी से कहा कि अगर उसे टैक्सी रोकना नहीं आता तो कार के बोनट पर नहीं चढ़ना चाहिए। शर्मिंदा होकर महारानी ने कहा कि टोनी ने उसे कार रोकने को कहा था तो उसने वही किया। टोनी ने पूछा कि अचानक नए कपड़े खरीदने की जरूरत क्यों, जबकि अलमारी में पहले से बहुत कपड़े हैं। महारानी ने पलटकर पूछा कि क्या वह चाहता है कि वह जिंदगी भर किसी और के कपड़े पहने। दुकानदार ने टोनी से पूछा कि क्या वह अपनी प्रेमिका के लिए कपड़े खरीदने आया है। टोनी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह तो सिर्फ बैग उठाने आया है, असल में जो पैसे दे रही हैं उनसे पूछना चाहिए। पास खड़े लोग हंस पड़े और बोले कि उसकी इतनी मामूली शक्ल सूरत में वह कभी इतनी सुंदर प्रेमिका नहीं पा सकता। दुकानदार ने महारानी को आरामदायक ड्रेस दिखाते हुए कहा कि उनकी शक्ल सूरत पर चैनल का स्टाइल बहुत झंचेगा। महारानी ने टोनी से पूछा कि यह शैली क्या है। टोनी ने समझाया कि दुकानदार यह जानना चाहती है कि कपड़े खास मौके के लिए चाहिए या रोज पहनने के लिए। महारानी मुस्कुराई और बोली कि अब वह समझ गई। उसने फिर पूछा कि क्या तेज कपड़े, फास्ट क्लोथिंग भी होते हैं। सब हैरान हो गए। महारानी ने कहा कि उसने यह शब्द वेबसाइट पर देखा था। टोनी ने सोचा कि उसे उसके लिए अलग अकाउंट बना देना चाहिए था, वरना वह उसकी हिस्ट्री ही देख रही है। उसने बहाना बनाया कि हाल ही में वह नायिकाओं में दिलचस्पी ले रही है और ऐसा परिधान चाहती है जो उसे शक्तिशाली दिखाए। महारानी ने शालीनता से कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। दुकानदार ने फिर पूछा कि क्या वह किसी खास डिनर में जाएंगी। महारानी ने हाँ कहा और वे कपड़े दिखाए गए। कुछ देर बाद जब वह ट्रायल रूम से बाहर आई क्या माल है यार, तो सब उसकी सुंदरता देखकर स्तब्ध रह गए। वह उस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने कहा कि यह ड्रेस उसे अपने पुराने कपड़े जैसी लग रही है और पूछा सबको कैसी लगी। दुकानदार ने कहा कि उसे लगा था यह ड्रेस बहुत भड़कीली होगी, लेकिन यह उस पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। महारानी ने कहा कि वह इसे खरीदेगी और टोनी की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या उसके नाप के भी कपड़े हैं। दुकानदार ने हाँ कहा और कुछ देर बाद टोनी भी सूट पहनकर बाहर आया। महारानी ने कहा कि वह उस पर खूब झंझ रहा है और उसे बुलाया ताकि वे बिल चुका सकें। टोनी ने पूछा कि नए कपड़ों की जरूरत क्यों है। महारानी ने बताया कि लिन मौकी के परिवार ने उन्हें पारिवारिक भोज के लिए बुलाया है और वह टोनी को भी साथ ले जाना चाहती है। उसने बिल चुकाने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने कहा कि भुगतान में समस्या आ रही है। टोनी ने सोचा कि लिन का अकाउंट तो भरा हुआ है, फिर यह कैसे हो सकता है। उसने खुद भुगतान करने का निश्चय किया, चाहे आने वाले महीने कठिन क्यों न हो। बिल की राशि 28,888 सुनकर वह चौंक गया, लेकिन फिर भी भुगतान कर दिया। कुछ देर बाद महारानी भोजन करते हुए बोली कि यह स्वाद कोका कोला जैसा अच्छा नहीं है। टोनी ने लिन के लेन देन इतिहास को देखकर पाया कि हाल ही में बड़ी रकम ट्रांसफर हुई है और उसने प्रबंधक जेन से मिलने का सोचा। महारानी ने कहा कि उसे पैसों के झंझट समझ नहीं आते और अब से टोनी ही सब संभालेगा। उसने मुस्कुराकर कहा कि अब उसका पैसा टोनी का भी। टोनी ने पूछा कि क्या वह कह रही है कि यह पैसा उसका है, और महारानी ने इसकी पुष्टि की। वह मन ही मन कल्पना करने लगा जैसे उस पर पैसों की बारिश हो रही हो, लेकिन महारानी ने चेतावनी दी
कि अब वह उसका है और उससे बच नहीं पाएगा। शर्मिंदा होकर टोनी ने कहा कि इस मामले को और साफ तरीके से देखना होगा। तभी महारानी ने कुछ नोटिस किया और सोचा कि वे लोग वाकई तेज दिमाग के हैं। टोनी ने बताया कि उसे पहले ही लगा था कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन उसने सोचा यह सिर्फ उसकी कल्पना होगी। महारानी ने कहा कि टोनी की प्रवृत्ति अच्छी है, लेकिन वह बहुत थक चुकी है और चाहती है कि वह इस मामले को संभाले। उधर पास ही एक समूह बैठा था। उनमें से एक फोन पर किसी से योजना रद्द करने की बात कर रहा था। दूसरी तरफ वाले ने कहा कि उस लड़के को मार देना चाहिए था क्योंकि उसने लिन मियाकी के हादसे को देख लिया था, लेकिन चूंकि वह मरी नहीं थी इसलिए और परेशानी खड़ी करने की जरूरत नहीं है। मौके पर मौजूद आदमी ने कहा कि अब इससे फर्क नहीं पड़ता। उनके 3 भाई उस घटना में खो चुके हैं और अब दूसरा आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है क्योंकि यह अब उसका मामला नहीं रहा। उसने फोन काट दिया और गुस्से में कहा कि वो कमीना अब परवाह ही नहीं करता। फिर उसने बाकी लोगों से पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उसके साथ मौजूद शख्स ने कहा कि यह कर्ज तो एक दिन चुकाना ही पड़ेगा। कुछ समय बाद बॉस के दफ्तर में मैनेजर आया और कुछ दस्तावेज लाया। उसने बताया कि वह पहले ही मिस लिन से एक बैच सामान खरीदने की बात कर चुका है और उसने यह वादा करके मंजूरी दे दी है कि वापसी मिलने पर रकम उसके खाते में वापस कर दी जाएगी। फिर उसने कहा कि अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। दस्तावेज देखकर टोनी को एहसास हुआ कि वह नंबरों में अच्छा नहीं है। तभी उसे महारानी की बात याद आई कि यह पैसा उसका भी है। टोनी ने मैनेजर से नया कॉन्ट्रैक्ट मांगा और उसने दस्तावेजों का ढेर पकड़ा दिया, कहते हुए कि सब इसमें है और अब टोनी अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करेगा। टोनी ने पूछा, क्या वह पूरे साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कह रहा है? मैनेजर ने व्यंग्य में कहा, कुछ वैसा ही, और जोड़ा कि अगर टोनी संभाल न पाए तो मदद ले सकता है। टोनी ने सोचा कि यह आदमी क्या खेल खेल रहा है, लेकिन उसने तय किया कि वह सिर्फ खुद पर भरोसा करेगा। उसने कंप्यूटर पर स्प्रेडशीट खोली और पूछा, क्या यह उसी खरीद के बारे में है? मैनेजर ने हां कहा और बाहर जाते हुए कहा कि जरूरत हो तो बुला लेना। बाद में कंपनी के दूसरे हिस्से में गुआन ने मैनेजर से पूछा कि क्या टोनी ने उस पर भरोसा नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। मैनेजर ने हंसते हुए कहा कि टोनी सचमुच उस पर भरोसा नहीं करता। दोनों हंसने लगे और मैनेजर ने कहा कि यह बिल्कुल सही है। फिर उसने बताया कि टोनी ने सब सोच समझकर किया, लेकिन यह नहीं समझा कि सप्लाई लिस्ट ही गलत है। ऐसे में अच्छे नतीजे पाना नामुमकिन है और हर चीज की जांच करने में बहुत समय लग जाएगा। गू ने कहा कि उसने अच्छा काम किया है, लेकिन मैनेजर ने बताया कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। कंपनी का बजट पहले से ही तंग है और अगर टोनी ने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गड़बड़ कर दिया तो पूरी कंपनी प्रभावित होगी। मिस लिन भले ही उसे बचाने की कोशिश करे, लेकिन गू शेयर होल्डर होने के नाते उसे हटाने का प्रस्ताव रख सकता है। इसी बीच एक युवती आई और गुआन को बताया कि कुछ लोग उससे मिलने आए हैं। उसने पूछा कि क्या पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन गुआन ने कहा जरूरत नहीं, वह उन्हें जानता है। उसने हिदायत दी कि चाहे कुछ भी हो, किसी को कुछ न बताना और उसे परेशान न करना। युवती मान गई। गुआन ने उन लोगों को सीढ़ियों पर बुलाया ताकि बातचीत के लिए जगह बड़ी हो। युवती ने सोचा कि वे सीढ़ियों पर कैसी बातचीत करेंगे। फिर उसने सुना कि गुआन पूछ रहा था कि कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा। अचानक उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी और सोचा शायद अमीर लोग अजीब खेल खेलते हैं जो उसकी समझ से बाहर है। कुछ समय बाद थका हुआ टोनी वापस आया। उसे लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा कि अगर यह हल नहीं हुआ तो फिर से जांच करेगा। तभी उसका फोन बजा। महारानी गुस्से में चिल्लाई कि भले ही उसे खाने की जरूरत न हो, लेकिन उसे तो है। टोनी ने कहा कि वह खाना ऑर्डर कर ले क्योंकि उसे और समय चाहिए। महारानी ने उसे सिर्फ 1 मिनट में आने का आदेश दिया। टोनी ने हामी भरी। कुछ देर बाद वे एक ढाबे पर थे। महारानी ने नया पकवान चखा और कहा कि स्वादिष्ट है। टोनी ने उसे अपने सुअर की आंतों वाले नूडल्स चखने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। टोनी ने पूछा कि वह बाहर क्यों आई जब घर पर ही खाना मंगाया जा सकता है। महारानी ने चिढ़कर कहा कि विकल्प बहुत ज्यादा थे, इसलिए उसे उसकी मदद चाहिए थी। टोनी ने समझदारी में सिर हिला दिया। फिर महारानी ने काम के बारे में पूछा। टोनी ने कहा कि वह कॉन्ट्रैक्ट की समस्या हल नहीं कर पा रहा। कई बार देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा।
महारानी ने कहा कि शायद वह लापरवाही कर रहा है, लेकिन टोनी ने कहा कि मामला कुछ और है। उसे पता था कि मैनेजर जंग भरोसे लायक नहीं है। तभी एक ग्राहक ने चिल्लाकर कहा कि आंतें ठीक से साफ नहीं थीं। टोनी चौंक गया क्योंकि वह लगभग खा चुका था। झगड़ा बढ़ गया। ग्राहक मालिक को ठग कहने लगे और पैसे लौटाने की मांग करने लगे। टोनी ने सोचा कि नकली माल बेचने वाला आज ठग से टकरा गया है। महारानी ने मजाक में कहा कि उनके राज्य में तो ऐसे काम पर दैवी सजा मिलती, लेकिन इस बार माफ कर देना चाहिए। तभी टोनी को अचानक कॉन्ट्रैक्ट की चाल समझ आ गई। अगले दिन ऑफिस में मैनेजर ने पूछा कि क्या टोनी ने दस्तावेज जांच लिए। टोनी ने कहा कि उसने साइन करके सप्लायर को भेज दिए हैं। मैनेजर ने घबराकर कहा कि यह बड़ी गलती है क्योंकि फॉर्म में पुरानी कीमतें लिखी थीं। फिर उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा कि टोनी ने कंपनी को करोड़ों का घाटा करा दिया। लोग सवाल करने लगे। तभी गू आया और टोनी की ओर इशारा कर पूछा कि यह क्या किया। माहौल में अफरा तफरी मच गई। लिन ने समझाया कि कॉन्ट्रैक्ट सही प्राइसिंग के साथ भेजा गया था और उसमें कोई समस्या नहीं थी। गू उलझन में जेन की ओर देखने लगा। तब टोनी ने कहा कि उसने सारी डिटेल ईमेल द्वारा भेजी थी और गू चाहें तो जांच सकते हैं। ईमेल देखने के बाद मैनेजर ने पुष्टि की कि सारे नंबर बिल्कुल सही थे। तभी टोनी ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि मैनेजर जंग की लापरवाही की वजह से सबका बोनस लगभग खो गया था और उनसे सफाई मांगी। जंग ने माफी मांगी और कहा कि वह बहुत दबाव में थे, इसलिए गलती हो गई। गू की तरफ देखते हुए उसने निष्कर्ष निकाला कि सौभाग्य से भाई टोनी ने समय रहते गलती सुधार दी। गू ने टिप्पणी की कि मैनेजर जंग की गलती के बावजूद असली नुकसान नहीं हुआ। टोनी अपनी कुर्सी से उठकर बोला कि चूंकि युवा मास्टर गू ठीक महसूस नहीं कर रहे, उन्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए। उसने गू को पकड़कर फिर से कुर्सी पर बैठा दिया, जिससे उनके पिछवाड़े में फिर से दर्द होने लगा। तभी टोनी ने कहा कि इस पूरी कहानी में एक बात बहुत अजीब है। कंपनी का कैश फ्लो और सबका बोनस आखिर युवा मास्टर गू के अकाउंट में क्यों है? यह सुनते ही ऑफिस के सभी लोग आक्रोशित हो उठे। लगभग रोते हुए गू ने पूछा, कौन सा पैसा? और समझाया कि अगर लिन न होती तो वह इस छोटी कंपनी में निवेश तक न करते, क्योंकि उन्हें ऐसे छोटे पैसों से कोई मतलब नहीं। टोनी ने कहा कि हां, वह लगभग भूल ही गए थे कि युवा मास्टर गू वास्तव में गू परिवार से आते हैं। तभी गू ने याद करते हुए जेन की ओर इशारा किया और बताया कि असल में जेन ने ही पैसे ट्रांसफर किए थे ताकि कंपनी की हालत खराब दिखे। जेन का प्लान था कि गलती का इल्जाम टोनी पर लगे और बाद में पैसे लौटाकर स्थिति पलट दी जाए। गू ने निष्कर्ष निकाला कि सारी गलती मैनेजर जेन की थी, जिससे जेन निरुत्तर रह गया। टोनी ने गू से कहा कि युवा मास्टर सचमुच बहुत दयालु हैं, जो किसी अच्छे इंसान को बेवजह दोषी नहीं मान सकते। झुंझलाए गू ने सोचा कि उनसे अकेले मिलना बेहतर नहीं होगा। ऑफिस के लोग जेन की तरफ देखने लगे और गुस्से के बीच टोनी चुपचाप खड़ा होकर यह सब देखता रहा। इसी दौरान टोनी के फोन पर एक मैसेज आया। महारानी का था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें बहुत भूख लगी है। टोनी ने सोचा कि क्या आज लिन परिवार का भोज नहीं है। कुछ देर बाद लिन परिवार की हवेली में टोनी की तलाशी घर की नौकरानियां ले रही थीं। उनमें से एक ने कहा कि भोज शुरू होने ही वाला है। टोनी ने जवाब दिया कि सब ठीक है। थोड़ी देर बाद महारानी और टोनी वहां पहुंचे। चारों ओर देखते हुए टोनी ने टिप्पणी की कि यह जगह काफी शानदार है। महारानी ने पूछा कि क्या लिन परिवार प्रमुख नहीं माना जाता। टोनी ने मुस्कुराकर कहा कि क्या यह जगह वैसी नहीं दिख रही। झुंझलाकर महारानी ने पूछा कि यहां कोका कोला का एक गिलास भी क्यों नहीं है। तभी एक आदमी महारानी के पास आया और बोला कि उनकी दादी को चिंता थी कि वह नहीं आएंगी। महारानी ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। उस आदमी ने पूछा कि वह अपने भाई से बात क्यों नहीं कर रही। टोनी ने समझाया कि हादसे के बाद से प्रेसिडेंट लिन की तबीयत ठीक नहीं है और वह अभी भी संभल रही है। आदमी ने पूछा कि वह कौन है, तो टोनी ने अपना परिचय प्रेसिडेंट लिन के सहायक के रूप में दिया। वह आदमी बोला कि ठीक है और उन्हें एक पेय ऑफर किया। उसने इशारा करते हुए कहा कि जल्द ही उन्हें कई कंपनियों के सीईओ से मिलना होगा और लिन परिवार की प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें सबका अच्छी तरह ख्याल रखना होगा। जब वह आदमी चला गया तो महारानी ने पूछा कि वह कौन था। टोनी ने बताया कि वह उनका भाई है।
पर यह निश्चित नहीं कि खून का रिश्ता है या नहीं। फिर उसने कहा कि 30 से पहले ही लिन वेई लिन ग्रुप के बाहरी संबंधों के प्रमुख हैं और मिस लिन की कंपनी तो लिन परिवार के बड़े कारोबार की सिर्फ एक शाखा है। महारानी ने गहरी सांस लेकर कहा कि यहां का माहौल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने अपने गिलास को देखा और कहा कि पेय अच्छा लग रहा है, फिर उसे गटकना शुरू कर दिया। टोनी घबरा गया क्योंकि महारानी खांसने लगी और बोली कि शराब इतनी तेज क्यों है। टोनी ने समझाया कि यहाँ की डिस्टिलेशन तकनीक अलग है और यहाँ का शराब उनके संसार से कहीं ज्यादा मजबूत है। महारानी ने फिर पूछा कि क्या वाकई कोका कोला नहीं है, तो टोनी ने कहा कि वह ढूंढ कर लाता है। टोनी ने एक वेट्रेस को रोककर पूछा कि क्या उनके पास कोका कोला है। लड़की ने माफी मांगी और कहा कि वहां के वीआईपी लोग सिर्फ परिष्कृत पेय ही पीते हैं। फिर वह दूसरी वेट्रेस से कहती है कि यह गमवार कौन है। दूसरी लड़की कहती है कि वह जांच करेगी और धीरे बोलने को कहती है ताकि किसी बड़े आदमी का अपमान न हो। टोनी ने उनकी बातें सुन ली। लड़की ने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह तो बस लिन मूवी के साथ आया है। यह सुनकर टोनी ने अपनी पुरानी मालकिन की जिंदगी के बारे में निष्कर्ष निकाला। उसने चारों ओर देखा पर महारानी नहीं दिखी। वह अब एक मेज के पास थी जहां कई आदमी बैठे थे। उनमें से एक ने कहा कि औरत जितनी ऊपर चढ़ती है उसकी कीमत उतनी कम हो जाती है। दूसरे ने उसे थोड़ी नरमी से टोका, मगर युवक पैन ने उसे चुनौती देते हुए कहा कि क्या वह गलत कह रहा है। महारानी ने उन्हें अनदेखा किया। फिर पैन ने कहा कि उसकी कई बीवियां रही हैं और उसकी 12वीं पत्नी अभी कल ही पैसे लेकर भाग गई, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पिता बहुत उदार हैं। वह उठकर महारानी की ओर मुड़ा और बोला कि हीन औरतों से पैदा हुए बच्चे बेकार होते हैं, मगर लिन परिवार के खून वाली कोई औरत उसके लिए अच्छी जोड़ी हो सकती है। उसने महारानी को पकड़ने की कोशिश की और पूछा कि इस बारे में उनका क्या विचार है। तभी टोनी पास आकर बोला कि यहाँ सब बड़े लोग हैं और किसी को नाराज करना ठीक नहीं। महारानी खींच गई, लेकिन टोनी ने डरावनी नजर से देखते हुए कहा कि अफसोस है। फिर उसने युवक का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। युवक पैन चिल्लाया कि यह क्या कर रहा है और हाथ छोड़ने को कहा। महारानी ने भी पूछा कि यह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है। टोनी ने कहा कि जितनी ऊंची ऊर्जा होती है उतनी ही ताकतवर बिजली का झटका होता है और वह इंतजार नहीं कर सकता। युवक ने हाथ खींचकर पूछा कि क्या वह पागल हो गया है। मुस्कुराते हुए टोनी ने कहा कि वह बस मिस लिन का सहायक है और उनकी मदद कर रहा है। युवक ने धमकी दी कि अगर इसका कोई अच्छा कारण नहीं निकला तो टोनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। टोनी ने जवाब दिया कि लगता है युवा मास्टर के हाथ में कुछ समस्या थी, इसलिए उसने मदद की। युवक ने गुस्से में अपने बॉडीगार्ड को बुलाया और टोनी से निपटने का आदेश दिया। टोनी ने कहा कि अगर लड़ाई करनी है तो सीधे सामने आओ। बॉडीगार्ड ने हमला किया, लेकिन टोनी ने बचते हुए पलटवार किया और कहा कि उसकी बॉक्सिंग स्किल्स बहुत साधारण हैं, मगर उससे निपटने के लिए यह काफी है। एक घूंसे से बॉडीगार्ड का दांत टूट गया और वह दूर जा गिरा। पैन हैरान रह गया क्योंकि वह उसका पिता का बॉडीगार्ड था, तीसरे स्तर का साधक। मेज पर बैठे लोग भी स्तब्ध रह गए क्योंकि टोनी ने सिर्फ एक वार से साधक को गिरा दिया था। इस पर सिस्टम शॉक संदेश दिखाई दिया। तभी लिन परिवार के एक बुजुर्ग आए और पूछा कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है माओकी के लोग समस्या पैदा कर रहे हैं। पैन ने चिल्लाकर पूछा कि क्या लिन परिवार अपने मेहमानों से यही बर्ताव करता है। बुजुर्ग ने उसे शांत करने की कोशिश की। पैन ने पूछा कि क्या अब भी वे पैन परिवार से विवाह संबंध चाहते हैं। महारानी ने कहा कि लिन इस स्थिति से फायदा उठा सकते हैं। टोनी ने सोचा कि यह उनकी पैनी नजर के कारण है। उसने कहा कि असल में वह औरतों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि आजकल लैंगिक समानता जरूरी है। महारानी ने कहा कि यह सच नहीं है क्योंकि उसका चेहरा अजीब लग रहा है। तभी उनका चाचा आया और बोला कि परिवार ने उनकी विनम्र पृष्ठभूमि के बावजूद उन्हें अपनाया और क्या यह उनका बदला है। महारानी ने टोनी से पूछा कि वह आदमी कौन है, तो टोनी ने बताया कि वह लिन परिवार का बुजुर्ग लगता है, लेकिन उसने पहले नहीं देखा। वह चाचा गुस्से में उन्हें दोषी ठहराने लगा और कहा कि उन्हें युवा मास्टर पैन से माफी मांगनी चाहिए। टोनी ने बीच में आना चाहा, लेकिन महारानी ने खुद ही जवाब दिया कि अगर वे खुद को कुलीन मानते हैं तो वास्तव में वे सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनमें कोई सद्गुण नहीं और जो सिर्फ दिखावे की परवाह करते हैं। उनकी बातों से बुजुर्ग निरुत्तर रह गया।
फिर महारानी ने कहा कि अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो चूंकि आपके पास अब ज्यादा जीवन नहीं बचा, इस समस्या को अपने साथ कब्र में ले जाइए। यह सुनकर चाचा पीछे गिर पड़ा। टोनी भी हैरान रह गया। बुजुर्ग चाचा उठकर बोले कि यह हद से बाहर है और उन्होंने घोषणा की कि वह सब कुछ वापस ले लेंगे और उन्हें परिवार से निकाल देंगे। तभी एक और आदमी आया और महारानी से रुकने को कहा। उसने टोनी से पूछा कि उनके गुरु कौन हैं। टोनी ने कहना शुरू किया, पर उसने रोक दिया और कहा कि मार्शल आर्ट की दुनिया बहुत जटिल है और अभी इसका जिक्र करना उचित नहीं। लिन वेई ने बीच में आकर कहा कि मेहमानों का कोई बुरा इरादा नहीं है और मार्शल आर्ट्स का सहयोग कंपनियों के लिए अच्छा है। टोनी ने बताया कि उसका कोई औपचारिक गुरु नहीं, लेकिन उसने कुछ विशिष्ट लोगों से मार्गदर्शन पाया है। लिन वेई ने कहा कि आज बिजनेस की बातें करने की जरूरत नहीं है और यह भी जोड़ा कि मोवी ने वर्षों में सिर्फ एक ही व्यक्ति को घर लाया है, इसलिए भाई होने के नाते उसे सुकून मिला। कुछ दूर खड़े लोग कह रहे थे कि लिन वेई अपनी बहन की शादी की बात कर रहे थे और अब नए रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर बाद महारानी और टोनी पास के एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे थे। महारानी अपनी पसंदीदा कोका कोला का मजा ले रही थी, जबकि टोनी देर रात के स्नैक्स से संतुष्ट महसूस कर रहा था। महारानी ने अपना पेय खत्म किया और खुशी से बोली कि अगर यह ठंडी होती तो और भी अच्छी लगती। टोनी ने तुरंत एक और बोतल पेश की और कहा कि यह स्ट्रीट फूड के साथ और भी अच्छा लगता है। बोतल देखते हुए महारानी ने पूछा कि यह अजीब सी चीज क्या है। टोनी ने बताया कि यह एक तरह की किण्वित शराब है जिसका स्वाद पहले वाली शराब से बिल्कुल अलग है। महारानी ने थोड़ा सा चखा और बोली कि यह उनके समय के पेयों से काफी अलग है, लेकिन फिर उसने पूछा कि यह कोका कोला जैसी क्यों लग रही है। उसने कैन उठाई और कहा कि किसी भी हाल में वह अपनी कोका कोला को इसके बदले नहीं छोड़ेगी। टोनी ने समझाया कि शायद ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों में कार्बोनेशन है। महारानी ने उसे फिर से ऑफर किया, मगर टोनी ने मन ही मन सोचा कि यह तो जैसे अप्रत्यक्ष चुंबन होगा और बोला कि वह नई बोतल ले आता है। महारानी जब अकेली बैठी थी तभी उसने सुना कि कुछ आदमी एक युवती को धमका रहे हैं। वे उसे घेर कर कह रहे थे कि उसके परिवार पर बहुत कर्ज है और अब वे रोज उससे मिलने आएंगे। महारानी ने घृणा से उनकी ओर देखा। वे और आगे बढ़े और लड़की को अपने साथ चलने को कहा। तभी एक युवक वहां आया और बोला कि क्या यह ज्यादा नहीं हो रहा, मगर उन आदमियों ने उसे डांट कर भगा दिया और वह डर कर भाग गया। महारानी ने अनदेखा करने की कोशिश की और अपने पेय पर ध्यान दिया, लेकिन तभी एक आदमी ने लड़की को पकड़ लिया। लड़की ने मना किया, मगर दूसरे ने उसे धक्का देकर आगे बढ़ाया और कहा कि वह उनके साथ अच्छे से बैठे और बस कुछ ड्रिंक करे। अचानक एक बोतल उनमें से एक आदमी पर जा लगी। वे तीनों चीखे कि यह किसने किया। तभी महारानी सामने आई और बोली कि चूंकि उसे पीने का इतना शौक है तो यह उसके लिए है। आदमी पास आए और पूछा कि क्या वह नाराज है। उनमें से एक ने महारानी की सुंदरता देखकर कहा कि कोई बात नहीं, वह उसे भी साथ ले जाकर पिलाएगा। कुछ देर बाद हालात पलट गए। एक आदमी मदद के लिए रो रहा था, जबकि महारानी दूसरे को कॉलर से पकड़े थी और मुंह में अब भी स्क्यूअर दबाए खा रही थी। उसने शांत स्वर में कहा कि भागने की कोशिश मत करना, पीने का इतना मन था तो अब पी लो। आदमी डर कर बोला कि कोई पुलिस को बुलाओ। तभी टोनी लौट आया और पूछा कि उन्होंने महारानी को नाराज करने के लिए क्या किया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और वे आदमी उंगली उठाकर बोले कि यही औरत उन पर हमला कर रही थी। टोनी ने देखा और लड़की से कहा कि वह पुलिस को सच्चाई बताए, मगर लड़की डर कर माफी मांगती हुई भाग गई। महारानी बोली, उसे जाने दो। टोनी घबरा कर बोला कि मामला इतना आसान नहीं, सब लोग समझ रहे हैं कि दोष महारानी का है। पुलिस पास आई तो महारानी बोली कि वह इससे भी निपट लेगी, मगर टोनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह किसी का सामना नहीं करेगी। फिर वह उसे खींचकर भागा और बोला कि क्या वह पागल है, जल्दी निकलो। पीछे दुकानदार चिल्लाता रह गया कि उसका पैसा कौन देगा। बाद में एक सुरक्षित जगह पहुंचकर टोनी ने राहत की सांस ली और सोचा कि अगर उसने ट्रेनिंग न की होती तो अब तक थक कर चूर हो जाता। उसने कहा कि उसे नहीं लगता कि महारानी इस हालात में खलनायक थीं। महारानी ने पूछा क्यों? टोनी बोला कि उसे बस इतना लग रहा है कि अतीत में भी वही हुआ होगा, लोगों ने गलत समझ लिया होगा। महारानी ने याद किया कि वाकई बहुत पहले उसने लोगों की मदद की कोशिश की थी,
मगर सबने उसे खलनायक समझ लिया था। इतने सालों बाद उसे ठीक ठीक याद भी नहीं था। टोनी बोला कि उसे पता नहीं सही या गलत क्या था, लेकिन अब से वह सब कुछ देखेगा और अगर मुमकिन हुआ तो सच्चाई सबको बताएगा। इतने में महारानी पास आई और पूछा कि क्या वह उसके संसार में उसके साथ चलना चाहेगा, वहां बहुत मजेदार चीजें होंगी। टोनी शर्माते हुए बोला कि फिर वह वहां कौन होगी और उसे कई नामों से पुकारा। महारानी मुस्कुराकर बोली कि वह इतनी पुरानी सोच की नहीं है और कहा कि उसे चोंगयांग कहे। और इस तरह हमें और टोनी को। तो भाइयों, इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। अब आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अगले पार्ट में हम देखेंगे कि टोनी और महारानी के बीच कैसे कुछ रोमांटिक और प्यार भरे पल आते हैं और धीरे धीरे कैसे दोनों के बीच दिल का असली संबंध गहराता है। समझ रहे हो ना दया? तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें मिले। मिलते हैं अगले पार्ट में दोस्तों। रुक, पकड़ मारो जो पकड़ भोसड़ी, पकड़ ले बहन के लौड़े। रुक तेरी बहन, ले मादर चोद। पकड़ बहन के लौड़े, मादर चोद, अभिजीत पकड़।